अब हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति अर्थात रिटन एक्सप्रेशन। शिक्षक को यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन कराने से पूर्व उनके छात्र छात्राएं मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत हो चुके हों। जब मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत हो चुके होंगे तभी एक शिक्षक को अपने छात्र छात्राओं में, विद्यार्थियों में लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन कराना चाहिए। तो चलिए अब हम लिखित अभिव्यक्ति को समझते हैं। लिखित अभिव्यक्ति मतलब हम जानते हैं कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को जब लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, लिख करके प्रकट करता है, तब हम इसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो इसे लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करना ही इसका अर्थ हुआ। अब हम इसका देखेंगे। यह लिखित अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति जहां नींव है वहीं पर लिखित अभिव्यक्ति उस नींव पर खड़ी हुई दीवार है। मौखिक अभिव्यक्ति का प्राण उसका उच्चारण को माना गया है। मौखिक अभिव्यक्ति का प्राण क्या है? उच्चारण। सही उच्चारण हो, लय, गति, आरोह अवरोह, स्वर, गति को ध्यान में रखते हुए, विराम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अगर उच्चारण है तभी उच्चारण कहेंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति का प्राण उसका उच्चारण है। वहीं पर लिखित अभिव्यक्ति की शरीर रचना दो आधार पर निर्मित हुई है। एक है उसका वर्तनी और दूसरा है व्याकरण सम्मत रचना। तो वर्तनी का मतलब होता है जो वर्णों का क्रम है, जो हम शब्द लिखते हैं उसमें जो अक्षर या वर्ण होते हैं उनका क्रम उचित होना चाहिए, इसी को बोलते हैं वर्तनी। और दूसरा व्याकरण सम्मत रचना मतलब यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, शुद्धता पूर्ण होना चाहिए, मानक होना चाहिए। इसका प्रयोग जो लिखित अभिव्यक्ति में कुशलता जो प्राप्त करने का शुरुआती सीढ़ी है वह उच्च प्राथमिक कक्षाओं से शुरू होता है। उच्च प्राथमिक कक्षा जिसे हम कक्षा 6 से कक्षा 8 को हम उच्च प्राथमिक कक्षा कहते हैं। और निम्न प्राथमिक कक्षा ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले के वीडियो में कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के कक्षा को हम निम्न प्राथमिक कक्षा कहेंगे। वहीं पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षा को हम उच्च प्राथमिक कक्षा कहते हैं, जिससे लिखित अभिव्यक्ति का प्रारंभ होता है। जबकि माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 9 से कक्षा 10 तक इस स्तर पर आते आते इसका पूर्ण विकास हो जाता है। लिपि, ध्वनि लिपि की जब शिक्षा ग्रहण कर लिया गया है, छात्र जब ध्वनि लिपि का ज्ञान भली भांति कर चुके हैं तब उन्हें लिखित रचनाओं का पठन कराया जाना चाहिए। इसलिए ध्वनि लिपि का ज्ञान सबसे पहला है। लेखन का सामान्य अर्थ होता है सामान्य अक्षर विन्यास से लेकर रचना करना। सामान्य अक्षर मतलब जो हम अक्षर या वर्ण लिख करके प्रकट कर रहे हो वह शुद्धता पूर्वक लिखा गया हो, उससे शुरू करते हुए और भी जो हम निबंध लेखन करें, पत्र लेखन करें, जो भी रचना करें वो सब लेखन के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो विचार थे, जो उनके ज्ञान थे, विज्ञान थे, उनका विभिन्न क्षेत्रों में जो पकड़ था, ज्ञान था, विज्ञान था, उसको आज अगर सुरक्षित रखा जा सका है, आज हमारे पास पहुंचा है, तो इसका एकमात्र कारण रहा है लिखित अभिव्यक्ति के रूप में होना। अगर लिखित अभिव्यक्ति नहीं होता तो आज की वर्तमान पीढ़ी उन पहले वाली पीढ़ी आपको नहीं जान पाता और न उनके ज्ञान विज्ञान से परिचित हो पाता और न आने वाली पीढ़ी को अपने जो संस्कार हैं, अपने जो ज्ञान है, अपने जो विज्ञान है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव जो प्रगति हासिल किया है उसको अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य, संभावना देने का कार्य लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हो सका है। इस प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति मानव जीवन की एक आधार, एक जीवन की एक अस्थायी पूंजी है। बिना इसके अस्थायित्व के ज्ञान को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेखन के अंतर्गत हमें ध्यान रखना चाहिए कि लेखन में ही
सुडौल सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए और उसका लेखन जो है अच्छे वर्णों में लिखा होना चाहिए। सुडौल भी हो, अच्छे वर्णों में लिखा है, यह लेखन का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। इस प्रकार से लेखन के विभिन्न रूप हम देखते हैं, जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, आत्मकथा लिखना, संवाद लिखना, जीवन चरित्र लिखना, कहानी लिखना, नाटक लिखना, एकांकी लिखना, ये सब जो रूप है लिखित अभिव्यक्ति के ही ये सब रूप आते हैं। अपने जब मन के भावों और विचारों को क्रमबद्ध करके जब हम उसको प्रकट करते हैं और शुद्धता के साथ होना चाहिए, वह गंभीरता के साथ होना चाहिए, तब हमारा जाकर के लेखन अभिव्यक्ति में हम कह सकते हैं कि मैंने लेखन अभिव्यक्ति में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया है। लेखन अभिव्यक्ति को एक उदाहरण है निबंध लिखना। निबंध लिखना क्या है? एक प्रकार का व्याख्यान है। निबंध लेखन को एक प्रकार से गंभीरता पूर्वक किया गया व्याख्यान के ही रूप से माना जाता है। यह गंभीरता पूर्वक जो प्रस्तुत किया गया व्याख्यान है उसी का एक उदाहरण है निबंध लिखना, जो शुद्धता के साथ साथ क्रमबद्धता पूर्ण होता है और यह शुद्ध लेखन पूर्वक किया जाता है। इस संबंध में लैबार्ड महोदय ने कहा है कि सुंदर लेख विचार पूर्ण संभाषण है। गुड राइटिंग इज सिंपली मोर केयरफुली कंसिडर्ड स्पीच। लैबार्ड महोदय ने कहा है गुड राइटिंग इज सिंपली मोर केयरफुली कंसिडर्ड स्पीच। इस प्रकार से सुंदर लेख जो है विचारपूर्ण संभाषण है। हमेशा मैं बोला हूं कि किसी का भी कथन हो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना है। इस संबंध में गांधी जी का विचार ज्यादा प्रशंसनीय है, ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने गांधी जी कहते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति ही वह आधारशिला है जिस पर लिखित अभिव्यक्ति टिकी हुई है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति में जब छात्र पारंगत हो जाएं तभी जाकर के लिखित अभिव्यक्ति कराना चाहिए। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि अपने आसपास की घटनाओं के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति करावे और तब जाकर के उसमें वह लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास करावे। लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास कराने से पूर्व एक शिक्षक को जानना चाहिए कि छात्र अति क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनकी क्रियाशीलता का उपयोग करने के लिए शिक्षक को शुरू रचना करें, लेखन करें। इसके लिए अभ्यास कराने के लिए एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करके उसमें रंग भरवाने का प्रयास करना चाहिए। रंग भरेंगे तो उनमें अपना कलम चलाने का अभ्यास होगा। उसके बाद जब इसमें पारंगत हो जाएंगे तब जो वे आसपास जीव जंतु वस्तुओं को देख रहे हैं उसके बारे में कहेंगे कि छात्र जो अपने आसपास वस्तु चित्र देखते हो उसका चित्र बनाओ। इस प्रकार से हम उनकी रचना क्षमता का विकास करेंगे, तब जाकर के वे लेखन में अपनी रुचि उनका जागृत होगा और लेखन क्षमता में वे अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति जहां पर बलपूर्वक छात्रों में उत्साह के साथ जीवन शक्ति से परिपूर्ण बनाती है, वहीं पर लेखन अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करने का एक शुरुआत है, नींव तैयार करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव का संपूर्ण प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में सुरक्षित है। उसकी जो प्रगति है वह लिखित है और हम जो मूल्यांकन भी करते हैं, शिक्षक भी छात्र का मूल्यांकन करते हैं, उसका भी आधारशिला लिखित ही है। लिखित के आधार पर ही हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु हैं। यह 4 बिंदु पर लिखित अभिव्यक्ति टिकी हुई है। क्या क्या होना चाहिए? सुस्पष्टता होना चाहिए। लेखन में पहला गुण होना चाहिए सुस्पष्ट, जो लिखा गया वह दूसरा को साफ साफ पढ़ सके। दूसरा है शुद्धता, जो लिखा जाए मानक हो, व्याकरण सम्मत हो, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तीसरा गुण होना चाहिए
क्रमबद्ध, जैसे निबंध लेखन में क्रमबद्ध होता है। हम लोग महात्मा गांधी का जब लिखेंगे जीवनी तो क्रमबद्ध, प्रारंभिक जीवन से लेकर के विभिन्न प्रकार के हम लोग क्रमबद्ध करके उनका अंतिम जीवन की यात्रा को समाप्त करते हैं, इसलिए क्रमबद्धता होना चाहिए। अगला है सुसंबंध, एक भली प्रकार से एक दूसरे से एकदम लगे कि सीकड़ जैसे एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से एकदम सुसंबंधित होना चाहिए। इस प्रकार से लेखन की में कुशलता प्राप्त करने के लिए इन चारों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और एक शिक्षक को चाहिए वो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करे। इस प्रकार से आज हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग में लेखन अभिव्यक्ति का महत्व को ग्रहण करेंगे।